हरियाणा सरकार पलटने वाली है गुरुग्राम के जमीन मालिकों की किस्मत। 1800 एकड़ जमीन पर आने वाले 3 नए मेगा इंडस्ट्रियल हब। खेती की जमीन अब उगलेगी करोड़ों रुपए। सरकार की लिस्ट में क्या आपका गांव भी है शामिल? दोस्तों, अगर आप गुरुग्राम, पटौदी, फर्रुखनगर, हरसरू, मानेसर, बिलासपुर या आसपास के किसी इलाके में रहते हैं, अगर आपके पास यहाँ जमीन है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या आने वाले 10 साल में गुरुग्राम किस दिशा में बढ़ने वाला है, खास तौर पर इंटीरियर इलाका, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं सिर्फ एक सरकारी घोषणा की बात नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ समझेंगे कि आखिर सरकार ने ये तीनों जगह ही क्यों चुनी, यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री आ सकती है, प्रॉपर्टी का इस पर कितना असर पड़ सकता है, रोजगार कितना बढ़ सकता है और किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा और किन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है, और सबसे आखिर में मेरी नजर में ये फैसला गुरुग्राम के फ्यूचर को कैसे बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आज एक इन्वेस्टर होता तो इन इलाकों को किस नजर से देखता। दोस्तों देखिए, सबसे पहले पूरी खबर समझते हैं। हरियाणा सरकार गुरुग्राम जिले के ग्रामीण और बाहरी हिस्सों में लगभग 1800 एकड़ जमीन पर 3 नए मेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने की तैयारी कर रही है। सरकार का अनुमान है कि इन क्लस्टरों के जरिए 50,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होगा। ये सिर्फ फैक्ट्री लगाने की योजना नहीं, बल्कि इसके साथ सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कमर्शियल मार्केट, कर्मचारियों के लिए हाउसिंग और पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने की सोच है। यानी जहां इंडस्ट्री जाएगी वहां शहर भी अपने आप डेवलप होने लगेगा। अब जानते हैं कि ये 3 क्लस्टर आखिर कहां बनेंगे। पहला क्लस्टर पटौदी इलाके में लगभग 750 एकड़ में प्रस्तावित है। इसके लिए रामपुर, जनोला, झोरी और जटौली जैसे गांवों की जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ मुख्य रूप से छोटे और मिडल स्तर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाने की प्लानिंग है। इसका मतलब है ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेक्सटाइल, पैकेजिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्री यहाँ आ सकती है। छोटी इंडस्ट्री बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करती है, क्योंकि उसमें स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोगों की मांग ज्यादा होती है। दूसरा क्लस्टर पटौदी फर्रुखनगर कॉरिडोर में लगभग 500 एकड़ पर डेवलप किया जाएगा। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से केएमपी एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली एनसीआर के मुख्य औद्योगिक कॉरिडोर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है। इसलिए यहाँ वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, ई कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की आने की संभावना अधिक मानी जा रही है। दोस्तों, आज के दौर में अमेजन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां ऐसे ही इलाकों की तलाश करती है जहां हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी और ट्रकों की आवाजाही आसान है। और आप जानती हैं कि इस इलाके में पहले से ही बड़ी संख्या में वेयर हाउस है और दूसरी यूनिट्स भी हैं। तीसरा क्लस्टर फर्रुखनगर हरसरू बेल्ट में लगभग 550 एकड़ पर प्रस्तावित है। ये पूरा इलाका पहले से ही रेल और सड़क नेटवर्क के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जाता है। फ्यूचर में यहाँ इंडस्ट्री सपोर्ट यूनिट्स, सप्लाई चेन नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट हब विकसित होने की संभावना है। इसका सीधा मतलब है कि एक क्लस्टर दूसरे को सपोर्ट करेगा और पूरा इलाका एक बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने यही इलाके क्यों चुने। इसका जवाब बहुत आसान है। गुरुग्राम शहर का को एरिया अब लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका है। साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड, न्यू गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे इलाकों में जमीन की कीमतें पहले ही काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। बड़ी इंडस्ट्री के लिए हजारों एकड़ जमीन वहां मौजूद नहीं है। इसलिए सरकार अब डेवलपमेंट को शहर के बाहर ले जाना चाहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मानेसर को डेवलप किया गया था। 2 दशक पहले मानेसर भी एक ग्रामीण इलाका माना जाता था, लेकिन जब वहां इंडस्ट्री आई तो उसके बाद जमीन की कीमतें, रोजगार, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, शोरूम, हाउसिंग सब कुछ तेजी से डेवलप हुआ। आज वही मानेसर देश के प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर में गिना जाता है। यही मॉडल अब पटौदी और फर्रुखनगर बेल्ट में दोहराने की कोशिश दिखाई दे रही है। अगर ये प्लानिंग जमीन पर सफल होती है तो आने वाले सालों में यहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगेगी, बल्कि हजारों कर्मचारियों के लिए घर चाहिए होंगे, बाजार चाहिए होंगे, स्कूल चाहिए होंगे, हॉस्पिटल्स चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। और यही वो पॉइंट है जहां रियल एस्टेट की कहानी शुरू होती है। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। सरकार का मानना है कि 50,000 से अधिक रोजगार पैदा हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जब किसी इंडस्ट्रियल एरिया में डायरेक्ट नौकरी बनती है तो उसके आसपास कई इनडायरेक्ट रोजगार भी पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बाहर ट्रांसपोर्ट, ढाबा, होटल, किराया, पीजी, टैक्सी, सेफ्टी, हाउसकीपिंग, रिपेयर, मेडिकल और छोटी दुकानों में भी बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलता है। यानी वास्तविक आर्थिक गतिविधि
सरकारी अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी। अक्सर लोग गलती करते हैं कि सिर्फ अनाउंसमेंट सुनकर इन्वेस्टमेंट करने दौड़ पड़ते हैं। मेरी राय थोड़ी अलग है। किसी भी सरकारी अनाउंसमेंट और जमीन पर काम शुरू होने के बीच कई बार महीनों या सालों का गैप होता है। इसलिए केवल अफवाह के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना समझदारी नहीं। पहले ये देखना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण कहाँ तक पहुंचे, मास्टर प्लान में क्या बदलाव हुआ, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कब शुरू हुआ और किन कंपनियों ने वास्तव में जमीन ली। इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, जहां इंडस्ट्री आती है वहां विकास जरूर जाता है। इसका उदाहरण मानेसर, बावल, धारूहेड़ा, भिवाड़ी और नोएडा के कई सेक्टर। वहां पहले खेत थे, फिर इंडस्ट्री आई, फिर लोग आए, फिर मकान बने और उसके बाद कमर्शियल मार्केट तैयार हुआ। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या इससे जमीन के दाम तुरंत दोगुने या तिगुने हो जाएंगे? मेरा जवाब है, जरूरी नहीं है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी गलती जल्दी अमीर बनने की सोच होती है। अगर प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इंडस्ट्री आई और रोजगार पैदा हुआ, तभी जमीन की वास्तविक कीमत टिकाऊ तरीके से बढ़ती है। केवल अफवाह के आधार पर बढ़ी कीमतें अक्सर टिकती नहीं है। इस परियोजना का एक और बड़ा असर होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। जिन गांवों में आज मुख्य इनकम खेती से आती है, वहां आने वाले समय में लोग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, किराए, दुकान, सर्विस सेक्टर और छोटे बिजनेस से भी कमाई कर सकते हैं, यानी इनकम के नए सोर्स बनेंगे। हालांकि इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे। भूमि अधिग्रहण, एनवायरनमेंट पर प्रभाव, ट्रैफिक, जल संसाधनों पर दबाव, अर्बनाइजेशन की गति जैसी समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय सुनिए। मुझे लगता है कि ये योजना गुरुग्राम के विकास का अगला बड़ा फेज हो सकती है, लेकिन सफलता सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं आएगी। असली परीक्षा होगी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बनता है, इंडस्ट्री कितनी संख्या में आती है, इन्वेस्टमेंट कितना आकर्षक होता है और लोकल लोगों को वास्तव में कितना रोजगार मिलता है। अगर सरकार समय पर सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी तैयार कर देती है और प्राइवेट इंडस्ट्री अपेक्षित स्तर पर निवेश करती है, तो अगले 8 से 10 साल में पटौदी, फरूखनगर और हरसरू बेल्ट का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फाइलों में अटक गए तो केवल जमीन की सट्टेबाजी बढ़ेगी और वास्तविक डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन इन्वेस्टर्स के लिए यही है कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके टाइटल, मास्टर प्लान, जोनिंग, एक्सेस रोड, सरकारी अधिसूचना और फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छे से यानी ठोक बजाकर जांच करें। केवल यहाँ इंडस्ट्री हब आने वाला है सुनकर पैसा लगाने से बचें। वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी ये अवसर है कि वो आने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करें, नए स्किल सीखें, छोटे बिजनेस की योजनाएं बनाएं, बदलती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। कुल मिलाकर अगर ये परियोजना तय समय और तय क्वालिटी के साथ पूरी होती है तो गुरुग्राम का विकास सिर्फ साइबर सिटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका नया औद्योगिक चेहरा पटौदी, फरूखनगर और हरसरू की तरफ दिखाई देगा। दोस्तों, आने वाले सालों में यही इलाके हरियाणा की नई इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टोरी लिख सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सपना जमीन पर उतरेगा या फिर एक और बड़ी अनाउंसमेंट बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि इस योजना पर नजर रखना हर इन्वेस्टर, हर किसान और हर गुरुग्राम के निवासी के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, आप जानते हैं पटौदी और फरूखनगर में जिस तरह से कमर्शलाइजेशन बढ़ रहा है, रोड चौड़ी की जा रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का लगातार सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, क्योंकि गुरुग्राम पूरी तरह से भर चुका है। अब गुरुग्राम में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, जमीन नहीं बची। इसलिए सोहना, फरूखनगर, पटौदी ये वो इलाके हैं जहां पर नेक्स्ट फेज में डेवलपमेंट आना ही आना है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आंखें मूंद कर आप कहीं भी अपनी मेहनत की कमाई को डाल दें। पहले अच्छे से सोचिए अनाउंसमेंट के हालात क्या हैं, कितना समय लगेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बहुत सारी जगह इंडस्ट्रियल हब की अनाउंसमेंट हो जाने से, वहाँ फाउंडेशन डल जाने से या इक्का दुक्का इंडस्ट्री भी आ जाने से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मानेसर का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि अब मानेसर पूरी तरह से कमर्शलाइज हो गया, लेकिन क्या शुरुआती फेज में जब इंडस्ट्रीज आई थी उसका असर उतना पड़ा था जितना पड़ना चाहिए था पूरे मानेसर पर? एक समय लगा, धीरे धीरे रेजिडेंशियल यूनिट्स वहां पर डेवलप हुई और उसके बाद आज मानेसर की सूरत पूरी तरह से बदल गई। लेकिन इसमें कई दशक लगे, यानी ये पूरा का पूरा खेल ऐसा नहीं है कि आज आपने 1 करोड़ रुपए कहीं जमीन में इस इलाके में इन्वेस्ट कर दिए और 6 महीने, साल या 2 साल में आप चाहें कि वो दुगने हो जाए, इस बात की संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर कोई भी प्लानिंग करे, लॉन्ग टर्म का हिसाब किताब ध्यान में रखते हुए करें। दोस्तों, क्या आप भी इस इलाके से आते हैं? क्या आपका गांव भी इस 3
जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उसमें पड़ता है। हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।